गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने आपको लेसन फर्स्ट पढ़ाया था जिसका नाम था सजीव जगत की विविधता यानी कि डिवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हमने आपको बताया था कि कौन सी वस्तु सजीव है और कौन सी वस्तु निर्जीव है। सजीवों के बारे में तथा निर्जीवों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, सजीवों का क्या आकार होता है, कैसे वृद्धि करते हैं, उनकी एक सीमा निश्चित होती है और इनमें सजीव तथा निर्जीव में अंतर क्या है, इन सभी चीज़ों को कल हमने आपको बताया। आज की क्लास में हम उसी से रिलेटेड पढ़ाएंगे सजीवों तथा निर्जीवों में अंतर। तो आप सभी लोग दो कॉलम बना लेंगे, एक कॉलम में लिखेंगे सजीव तथा दूसरी कॉलम में लिखेंगे निर्जीव और लिखेंगे जंतुओं एवं पादपों में अंतर। तो आज की हमारी हेडिंग होगी जंतुओं एवं पादपों में अंतर, यानी कि ये दोनों क्या है, सजीव हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इनका आकार अनिश्चित होता है। पादपों का कल भी हमने आपको बताया था कि पादपों का आकार अनिश्चित होता है और जंतुओं का आकार निश्चित होता है। ये कि निश्चित सीमा तक ही अपनी वृद्धि करते हैं, लेकिन पादप अपनी निश्चित सीमा तक वृद्धि नहीं करता है, थोड़ी सी वृद्धि अधिक कर लेता है। तो आज का टॉपिक हमारा यही है जंतुओं एवं पादपों में अंतर, यानी कि डिफरेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो आप लोग ये हेडिंग डाल लीजिए जंतुओं एवं पादपों में अंतर। वैसे तो आप साधारण से सभी लोग जानते होंगे कि आपने देखा कि जंतु जिसके आंख, पैर, मुंह, कान, नाक आदि चीजें बनी हुई हैं तथा जो बोल रहे हैं, तो वे क्या है, जंतु हैं। और जो जिनमें पेड़ लगे हुए हैं, जो ग्रोथ कर रहे हैं, पत्तियां हैं, और वे पादप हैं, ये इतना सभी जानते हैं। लेकिन इनमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम जंतुओं और पादपों में मिलती जुलती हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इनमें नहीं मिलती जुलती। वही अंतर क्या है इन दोनों में दर्शाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो सबसे पहले जंतुओं में हम नंबर 1 डालेंगे और लिखेंगे, जंतुओं में नंबर 1 होगा जंतुओं के शरीर का संगठन जटिल होता है। जंतुओं के शरीर का संगठन जटिल होता है। जंतुओं के शरीर का संगठन जटिल होता है। इनमें अनेक तंत्रों के अंतर्गत कई प्रकार के अंग होते हैं। इनमें अनेक तंत्रों के अंतर्गत कई प्रकार के अंग होते हैं। आपने देखा होगा कि जंतुओं में हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान इत्यादि होते हैं। इसके अंतर्गत भी शरीर में होने वाली प्रक्रियाएं, शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रियाएं अंगों के द्वारा होती हैं। तो ये सारी चीजें किसमें संभव है, जंतुओं में। तो ये हमारा था फर्स्ट नंबर जंतुओं में। फर्स्ट नंबर अब हम लिखेंगे प्लांट में, यानी कि पादपों में लिखेंगे। पहला नंबर हमारा होगा, लिखेंगे पादपों का शरीर, पादपों के शरीर का संगठन, पादपों के शरीर का संगठन अपेक्षाकृत सरल होता है। पादपों के शरीर का संगठन अपेक्षाकृत सरल होता है। इनमें केवल 4 अंग होते हैं। इनमें केवल 4 अंग होते हैं। इनमें केवल 4 अंग होते हैं। ब्रैकेट में लिख लेंगे जड़, तना, पत्ती, फूल। जड़, तना, पत्ती, फूल। तो ये तो सभी जानते हैं कि जड़ होती है, जड़ के द्वारा ये भूमि में लगा रहता है। तना जो ऊपर की ओर ग्रोथ करता है, पत्ती, और पत्ती से क्या निकलते हैं, फूल। ऐसे तो कई प्रकार की प्रक्रियाएं भी होती हैं। तो अब नंबर दूसरे पर आ जाएंगे, नंबर दूसरे पे आ जाएंगे जंतु में दूसरा नंबर लिखेंगे। इनकी आयु सीमा
तथा आकार निश्चित होता है। इनकी आयु सीमा तथा आकार निश्चित होता है। जैसे कि सभी जानते हैं कि निश्चित आयु तक ये जिंदा रहते हैं, फिर इनमें क्या होती है, मृत्यु निश्चित होती है ना। और निश्चित आयु तक, समय सीमा तक ये निश्चित क्या है। अब दूसरे नंबर पे लिखेंगे पादपों पे दूसरा नंबर लिखेंगे, इनमें वृद्धि विशेष कोशिकाओं के द्वारा होती है। इनमें वृद्धि विशेष कोशिकाओं के द्वारा होती है। इनमें वृद्धि विशेष कोशिकाओं के द्वारा होती है, जिन्हें विभज्योतक कहते हैं। पादपों की वृद्धि कई वर्षों तक चलती रहती है। पादपों की वृद्धि कई वर्षों तक चलती रहती है। तो आपने यहाँ पर देखा कि पादपों और तथा वृद्धि के मामले में देखा कि इनकी जो जीव जंतु है, उनकी जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित समय सीमा तक होती है। उनकी एक आयु यानी कि निश्चित होती है, और जो पादपों में होती है उनकी वृद्धि काफी लंबे समय तक चलती रहती है। पेड़ की जड़ अगर दूसरे स्थान पर निकल आती है तो दूसरी जगह पर भी पादप निकल आता है। तो आपने ऐसा देखा होगा। तो नंबर 3 लिखेंगे, जंतु में लिखेंगे नंबर 3 लिखेंगे, इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। पादप में लिखेंगे, तीसरा नंबर पादप में लिखेंगे। अब आपने देखा होगा कि जो कोशिका भित्ति होती है अनुपस्थित होती है, और जो पादपों में है वो कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है। तो लिखेंगे इनमें कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पादपों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलेट एक नामक पदार्थ होता है जिससे पादपों की कोशिका बनी रहती है। तो इनमें कोशिका भित्ति सेल्यूलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। ये 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट लिखेंगे, जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। होती है, सभी जानते हैं बच्चे कि जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कि नहीं होती है। नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, पादपों में। तो लिख लेंगे जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। इसमें लिखेंगे पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण से पादप क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। अगला नंबर लिखेंगे, सभी जंतु आसानी से गमन कर सकते हैं। यानी कि जंतु एक स्थान से क्या है, दूसरे स्थान पर जा सकता है। क्या पादप दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो यही पॉइंट लिखेंगे, सभी जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकते हैं। सभी जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकते हैं।
इसमें बिल्कुल साधारण सा पॉइंट है कि पादप गमन, पादप एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं कर सकते। पादप एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं कर सकते। पादप एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं कर सकते। अगला पॉइंट लिखेंगे, जंतुओं में रसधानी, यानी कि रसधानी क्या होता है? वॉक्यूल कहते हैं, इसमें रस भरा होता है। तो जंतुओं में रसधानी यानी कि खाली स्थान वॉक्यूल नहीं पाया जाता है। लिखेंगे जंतुओं में रसधानी नहीं पाई जाती है। जंतुओं में रसधानी नहीं पाई जाती है। पादपों में लिखेंगे, पादपों में रसधानी पूर्ण विकसित होती है। पादपों में रसधानी पूर्ण विकसित होती है। पादपों में रसधानी पूर्ण विकसित होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, जंतुओं में प्रतिक्रियाओं के द्वारा उत्तेजना उत्पन्न होती है। जंतुओं में प्रतिक्रियाओं के द्वारा उत्तेजना उत्पन्न होती है। जंतुओं में प्रतिक्रियाओं के द्वारा उत्तेजना उत्पन्न होती है। पादपों में लिखेंगे, पादपों में उत्तेजना कम उत्पन्न होती है। पादपों में उत्तेजना कम उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, लास्ट पॉइंट, जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय, जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय, जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और पादपों में कैसा होता है? तो पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट का संचय है वह मंड के रूप में होता है। तो ये लिखेंगे कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट का संचय मंड के रूप में होता है। पादपों में कार्बोहाइड्रेट का संचय मंड के रूप में होता है। मंड के रूप में होता है। तो ये थे आपके जंतुओं एवं पादपों में अंतर। जंतुओं एवं पादपों में अंतर। अब हम आपको अगली हेडिंग दिखा रहे हैं जिसका नाम है सजीवों में विविधता की संकल्पना। हेडिंग न्यू हेडिंग डालेंगे, सजीवों में विविधता की संकल्पना। ये है सजीवों में विविधता की संकल्पना। इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यह है सजीवों में विविधता की संकल्पना। तो लिखेंगे जीवों की
उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना है। जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना है। जैव विविधता क्या है? यानी कि जो जीव जंतु हैं वे विभिन्न प्रकार के होते हैं और विभिन्न प्रकार के होने के कारण सभी में भिन्न भिन्न अंतर भी पाया जाता है। कुछ जंतुएं थल में विचरण करते हैं, कुछ जल में विचरण करते हैं तथा कुछ आसमान में करते हैं। तो इनमें विविधता यानी कि विभिन्नता पाई जाने की ही हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। कुछ को पानी में रहना अधिक पसंद होता है, कुछ को पानी के बाहर रहना पसंद होता है, कुछ को मांस खाना पसंद होता है, कुछ को सब हरे पत्तियां खाना पसंद होता है। तो यही सब अंतर इनमें विविधता उत्पन्न कराता है। तो अगले पैराग्राफ छोड़कर लिखेंगे कुछ जीव जंतु भूमि पर, कुछ जीव जंतु भूमि पर, कुछ जीव जंतु भूमि पर, कुछ जल पर, कुछ जल में तथा कुछ तालाबों में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां, जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां भी पाई जाती हैं। जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां भी पाई जाती हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने लाखों प्रजातियों की खोज की है। हमारे वैज्ञानिकों ने लाखों प्रजातियों की खोज की है, लेकिन अभी भी बहुत सी जातियां ज्ञात नहीं हैं। लेकिन अभी भी बहुत सी जातियां ज्ञात नहीं हैं। पृथ्वी पर लगभग जंतुओं की संख्या, पृथ्वी पर लगभग जंतुओं की संख्या 3 करोड़ है। 3 करोड़ है। 3 करोड़ है। जैव, अगले पैराग्राफ से लिखेंगे, जैव विविधता के आधार पर इन्हें, जैव विविधता के आधार पर इन्हें 3 स्तरों में बांटा गया है। जैव विविधता के आधार पर इन्हें 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला है आपका आनुवांशिक विविधता स्तर। पहला है आपका आनुवांशिक विविधता स्तर। दूसरा आपका जातीय विविधता, जातीय विविधता स्तर। दूसरा आपका है जातीय विविधता स्तर। और
विविधता स्तर। तीसरा आपका है पारिस्थितिक विविधता स्तर। तो ये 3 स्तरों में बांटा गया है। अब हम आपको बताएंगे कि विश्व में कितने प्रकार की जातियां पाई जाती हैं तथा कितने प्रकार की जातियों की संख्या यहाँ पर उपस्थित है। तो हेडिंग हमारी होगी विश्व में पाई जाने वाली पादपों एवं जंतुओं। विश्व में पाई जाने वाली विश्व में पाई जाने वाली जंतुओं एवं पादपों व सूक्ष्म जीवों की संख्या। सूक्ष्म जीवों की संख्या यानी कि संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन ये संख्या कैसी है? लगभग में। संख्या कैसी है? लगभग में। तो सबसे पहले जो हमारी कीट की संख्या है, कीट में पाई जाने वाली कीट की संख्या है यानी कि 10,25,000। तो कीटों की संख्या जो इसमें पाई जाती है वह लगभग कितनी है? 10,25,000। इसी प्रकार से पादपों की संख्या है 2,70,000। पादप की संख्या कितनी है? 2,70,000। नोट करते जाएंगे 2,70,000। इसी प्रकार मत्स्य यानी कि मछली की संख्या है 27,000, लगभग 27,000। जो मछलियां पाई जाती हैं उनकी संख्या लगभग कितनी है? 27,000। इसी प्रकार से सरीसृप यानी कि रहने वाले जो जंतु होते हैं उनकी संख्या लगभग है 7,500। 7,500। इसी प्रकार उभयचर या जल स्थलचर। इसी प्रकार उभयचर या जल स्थलचर की संख्या है 4,800। 4,800। इसी प्रकार पक्षियों की संख्या है लगभग 10,000। इसी प्रकार लगभग पक्षियों की संख्या है लगभग 10,000। स्तनधारी पक्षी क्या जाते हैं? स्तनधारी की संख्या है लगभग 7,000। लगभग 7,000। इसी प्रकार जीवाणुओं की संख्या, जीवाणुओं की संख्या है लगभग 4,000। और इसी प्रकार विषाणुओं की संख्या है लगभग 1,600। लगभग 1,600 ये हमारी विषाणुओं की संख्या है। तो आपने देखा कि इसमें जो जातियां पाई जाती हैं जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की, तो कीटों की संख्या हमने आपको बताई लगभग में है 10,000, 1,10,000, 10,25,000। इसी प्रकार पादपों की संख्या है 2,70,000। इसी प्रकार मछलियों यानी कि मत्स्य की संख्या है 27,000। सरीसृप यानी कि रहने वाले जो जंतु होते हैं उनकी संख्या है लगभग 7,500। उभयचर या जल स्थलचर इनकी संख्या है 4,800। इसी प्रकार पक्षियों की संख्या है लगभग 10,000। और स्तनधारी जो पक्षी है, स्तनधारी पक्षी जीव जंतु जो भी है उसकी संख्या कितनी है? 7,000। तो ये यहाँ पर
कितने जीव जंतु पाए जाते हैं, इनकी संख्याएं पाई जाती हैं, तो ये सभी लोग नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट है। कल का हमारा टॉपिक होगा वर्गीकरण, वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान। जो कल का हमारा टॉपिक होगा वो होगा वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान। अगर किसी को इसमें से कोई चीज समझ में नहीं आई हो या उससे पूछना हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं।